अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें आज भी मंजर आम पर आएँ। सबसे पहले अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच, साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद अब इंग्लिश क्रिकेट टीम के साथ आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान और T20, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ होगी उसमें, और साथ साथ आज बाबर आजम के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। क्या वजह है, क्यों बने हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर साबिक क्रिकेटर्स 19 के क्रिकेटर्स एक बार फिर खबरों में सामने आए हैं और किस वजह से सामने आए, उन तमाम तर मौज़ूआत को भी खेल आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ आज हमारी हेडलाइंस में शामिल थी। लेकिन सबसे पहले शो का आगाज़ इस बात से करेंगे जो आज उमर अकमल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी सालसी अदालत में दरख्वास्त दायर की है। साथ साथ ये भी कहा कि तकलीफ दे फैसला था क्योंकि हमारे खिलाड़ी हैं और उनके खिलाफ अदालत जाना वो भी आलमी सालसी अदालत, तो इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ उमर अकमल के साथ ही सलीम मलिक जो कि पिछले कुछ महीनों से खबरों में इन रहते हैं, आउट होते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं, इसी टेन्योर में खेलें साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। और इस बार अब जो है इस टेन्योर में क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सईद आज़ाद साहब की। सईद आज़ाद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वेलकम। सईद आज़ाद साहब, सबसे पहले यही उमर अकमल वाला मामला है, क्योंकि मैच पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये हॉट टॉपिक चल रहा है आज और बहुत सारे मीडिया पर बातचीत हो रही है उमर अकमल के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आलमी सालसी अदालत में उनके खिलाफ अपील दायर की है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा फैसला है ये, इसलिए कि वो इस वक्त जिस तक पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की पोजीशन है, मैं समझता हूँ उमर अकमल जैसे प्लेयरों को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और बड़ी जल्दी फैसला किया और जिस तरह से उन्होंने उनकी सजा को कम किया है और जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर अभी जो इंग्लैंड में खेल रही है, मैं समझता हूँ तो उमर अकमल की बहुत कमी महसूस हो रही है। बेसिकली देखिए, क्रिकेटर जितने भी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो 19-20 होते हैं, मगर टैलेंटेड होना और ऊपर से डोमिनेट टीम में करना और एक टीम में जिसे कहते हैं कि जब बैटिंग करे कोई आदमी 10 रन करे मगर दूसरे को ये महसूस हो कि ग्रेट प्लेयर खेल रहा है। अभी हमारे पाकिस्तान की टीम में किसी ने 60 भी किए, किसी ने भी 100 भी किए, मगर ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ने साथ दिया है और इनका टैलेंट इनमें बिल्कुल नहीं है, सर्वाइवल है। और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन पूरी दुनिया में थी, जो सईद अनवर ने सेट की थी, जो आमिर सोहेल ने सेट की थी, जो इंतजाम ने सेट की थी, वो चीज नजर ही नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और इनको वापस आना चाहिए। और इनके पीछे अब जैसे इसकी वो सजा ये इन्होंने दी थी या जिस केस में भी ये गया था, उम्र बहुत यंग है, इसके ब्रेन वॉशिंग की जाए और इसको यूटिलाइज किया जाए और यूटिलाइज करने के बाद पाकिस्तान से को इसके टैलेंट से फायदा उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है। सही, आप ये समझते हैं कि उमर अकमल को अगर आलमी अदालत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया है तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन एक तासुर ये भी जा रहा है कि इससे ज़ातियात पे बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ज़ाती रंजिश है उमर अकमल से, इसीलिए उनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलमी सालसी अदालत में गया है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से कबल जो उन पर सज़ा लगाई गई थी अब उसको 1 साल मुकम्मल होने वाला है और 3 साल की सज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जज ने लगाई गई थी। देखिए, पाकिस्तान बोर्ड का मुझे तो सिस्टम समझ में नहीं आता। पाकिस्तान बोर्ड का चाहता क्या है? इन्होंने ना ये अपने प्लेयर के लिए लड़ते हैं, ना पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं ये लोग। अच्छा। हमारे कितने पाकिस्तान को कितना नुकसान पीसीबी के ऑफिशियल ने पहुंचाया है। कोई भी चेयरमैन हो, हमें आप उठा के देखें, डिसीजन बेसिकली आईसीसी में पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके डिसीजन इतने ऐसे होने चाहिए कि आदमी जैसे इंडिया है, नहीं कहते मगर इंडिया की कितनी चलती है, उनकी रेपुटेशन है उनके ऑफिशियल की, चेयरमैन की। हमारे यहाँ ना चेयरमैन की रेपुटेशन है ना सीईओ की रेपुटेशन है। समझ में नहीं आता कि और आने वाले दौर में जैसे अभी बाबर आजम को नेशनल जो टीम बनी थी वर्ल्ड की उसमें नहीं लिया, तो इससे अंदाजा लगाएं पीसीबी की पोजीशन क्या है। और इमरान खान को, मैं तो स्पेशली इमरान खान को इसलिए बोलूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर है और उनका क्रिकेट से ताल्लुक है। ऐसे लोग लाएं जिनको पाकिस्तान की फीलिंग्स हो और पाकिस्तान की जैसे माशी हालात चल रहे हैं
उसके बारे में सोचे और अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छा प्लानिंग करें। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जिस तरह आप बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को लाए, तो हमने देखा भी माजी में या चंद दिन कबल ही ये खबरें सामने आने लगी कि अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर जैसे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर, और इससे पहले भी सकलैन मुश्ताक और फिर भारी भरकम हमारा कोचिंग स्टाफ इंग्लैंड में भी मौजूद है। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर का भी नाम आ रहा है कि इनको हायर करेंगे। लेकिन उमर अकमल की तो हमने बात की, उसके साथ साथ आज सलीम मलिक ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर का रुख किया और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो आईसीसी के ट्रांसक्रिप्ट था उसके ख़िलाफ़ अपना वो जवाब भी उन्होंने तैयार किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की वो बड़ी भारी भरकम और बहुत ज़्यादा ही उन्होंने इल्ज़ामात लगाए साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ के हवाले से, और इसको एक ये भी कहें अगर तासुब का रंग दिया गया तो ये गलत ना होगा। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक ने फिक्सिंग स्कैंडल में लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीसीबी को पता था कि मुझे आज जवाब जमा कराने आना है, इसके बावजूद मुझे 15-20 मिनट खड़ा रखा। मुझे पता है पीसीबी में काली भेड़ें बैठी हैं। मुझे वहाँ कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा है, और ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड में जो काली भेड़िए हैं इनका क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, ये क्रिकेट टीम को बदनाम करते हैं। अगर आईसीसी ने मुझे कुछ लिखा होता तो तब बात और थी, वैसे भी मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं तो जवाब क्या दूंगा। इंडियन टेस्ट क्रिकेटर अजहरुद्दीन का केस इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद लड़ा, बोर्ड के लोगों का केस हल करने की बजाय और ख़राब कर दिया। 2014 में नजम सिटी के दौर में जवाब पीसीबी के कहने पर लिखा। इनके पास ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है, ये इन्होंने आप यहाँ से ज़्यादा लगा रही हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है मेरे लिए कि ये खुद ही इन्होंने, मुझे लगता है, एक कहानी बनाई हुई है। अगर आईसीसी की तरफ से कुछ होता तो आईसीसी मुझे भी तो लेटर लिखता 20 साल में कभी, मैं भी तो क्रिकेट का हिस्सा था ना, मैं कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ था। अब ये देखें ये लोग खुद केस ख़राब करते हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक कहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि क्रिकेट की तरफ भी ध्यान दें। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सुना सलीम मलिक साहब भी ये कह रहे थे कि इमरान खान को चाहिए क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें, और हर खिलाड़ी, हर स्पोर्ट्समैन ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो स्पोर्ट्स पर भी, क्रिकेट पर भी तवज्जो दें। और सईद आज़ाद साहब क्या हो रहा है ये, पहले तो वो कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर खुद ऐसा लगता है कि वो खुद क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं। देखिए, सलीम मलिक नो डाउट ग्रेट प्लेयर था और मैं तो अभी भी ग्रेट प्लेयर समझता हूँ, इसलिए कि सलीम मलिक जैसे पाकिस्तान में तहीर अब्बास, मियां ताज और सलीम मलिक जैसे प्लेयर बहुत कम पैदा होते हैं। मगर सलीम मलिक का मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सालों के बाद, लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं सईद आज़ाद साहब, इससे वो ग्रेट नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक ग्रेट प्लेयर इस किस्म की इस तासुब पर मबनी बातें नहीं करता। नहीं, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अगर आप पूरी बात सुनते तो यही बात मेरी गुस्से में आ रही थी। जैसे इतने अरसे के बाद दोबारा है, और मगर उनको ये ज़ेब नहीं देती ये बातें करना जो कि राशिद लतीफ़ी के लिए ने, मैंने सुना है दूसरे चैनल्स में भी बातें करना। अपना केस लड़ें, हाँ उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर मैं कहता हूँ सलीम, देखिए पाकिस्तान टीम से, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से, पाकिस्तान से, और मेरा भी वो रहता है और बड़े डिपार्टमेंट से है मेरा ताल्लुक, नेशनल बैंक से, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता सलीम मलिक अकेला हो इसमें। अगर सलीम मलिक के ऊपर इल्जाम है तो इसके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, तो सलीम मलिक को उसी वक्त बोलना चाहिए था जिस किस्म की बात करता। अगर ये उस वक्त मलिक साहब बोल जाते कि कौन कौन क्या क्या, जैसे अता रहमान बोल रहे हैं, या जज साहब ने जिनको इनको सजा दी थी उनको पकड़ना चाहिए था गवर्नमेंट को कि भाई एक आदमी तो फिक्सिंग में कभी भी पाकिस्तान के जरिए, मेरी गारंटी है एक आदमी फिक्सिंग कर ही नहीं सकता, मैच हो ही नहीं सकता। एक आदमी, कम से कम 3-4 आदमी की अंडरस्टैंडिंग से मैच फिक्स होता है। अच्छा। और मैच फिक्स होने के बाद वो मैच बनता है। सलीम मलिक को उस वक्त बोलना चाहिए था। अब टाइम बहुत लेट हो गया, सलीम मलिक को चाहिए, अगर वो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने सॉरी भी किए। और बोर्ड को मैं ये समझता हूँ कि सलीम मलिक बहुत बड़ा नाम है और किसी तरह इनको अंदर जिसे कहते हैं ना बिठा के उनको समझाया जाए, कंपनसेट किया जाए। इसलिए कि एज एक होती है आदमी का, ये एलिगेशन जो लगा हुआ है वो हटना चाहिए। इसलिए कि उनके साथ भी फैमिली है और इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद एक आदमी साइड लाइन सालों रहे और इस कंट्री में भी रह रहा है। नहीं तो 90% ऐसा ही होता है कि किसी पे कोई अगर सबूत मिल जाए तो वो कंट्री छोड़ के चला जाता है। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। बोर्ड को चाहिए कि इनको क्लियर करें, जॉब देनी है ना दे, मगर इनका एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये अकेले नहीं है और भी है। अगर ज्यादती आपने इनके साथ, ये ज्यादती है
कि इनको अकेले को आप इनको सजा दे रहे हैं। और इनके साथ जो लोग थे, और जो राशिद लतीफ की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, राशिद लतीफ ऐसा है जैसे मेरे घर का बच्चा। सही, इस पर मजीद बात करेंगे। सईद आज़ाद साहब, आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू आया, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर है, ये कंट्रोवर्सी ये काफ़ी बड़ी है, इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल बात कर रहे थे उमर अकमल के हवाले से, सलीम मलिक के हवाले से, और जिस तरह मैंने ब्रेक से कबल आपसे कहा था कि हमें ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे, और वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद हाशमी साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, आपने सुनी होगी सलीम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह वो आईसीसी के हवाले से ट्रांसक्रिप्ट का जवाब देने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गए, लेकिन उस मामले को अब दबाया, मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो ट्रांसक्रिप्ट वाला मामला दब गया, लेकिन जो उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ पर, अब उस मामले पर ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि एक नया तासुब बर्पा होने तो नहीं जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? ऐसा कुछ नहीं है। काफी दिनों से सलीम मलिक की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो किसी को सबके पीछे पड़े हुए हैं कि इसने भी की फिक्सिंग, उसने भी की फिक्सिंग। अब राशिद लतीफ के ऊपर इल्जामात लगा दिए। राशिद लतीफ एक बाकिरदार, अच्छा शख्स, अच्छा खिलाड़ी रहा है, कप्तान रहा है पाकिस्तान का, जिसने मैच फिक्सिंग के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। अगर ये सारी धमकियां उनको पहले भी मिली थी सलीम मलिक को, तो उन्होंने 92 से वो राशिद लतीफ के साथ खेले और तकरीबन 2000 या 1999 तक खेलते रहे राशिद लतीफ के साथ। तो उन 7-8 सालों के अरसे में क्यों नहीं कहे? अब उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं इससे? जब भी कोई बहुत माजी की चीजें बहुत देर बाद जब बोलता है तो उसके ऊपर शुकूक को शुबात का इज़हार किया जाता है कि भाई आप पहले क्यों नहीं बोले। अगर ऐसी बातें कभी हुई भी थी, अव्वल तो ये खारिज अज़ इम्कान है, लेकिन अगर हुई भी थी तो क्या उस वक्त क्यों नहीं बोला? अब ये 14-15 साल बाद क्यों ये सारी बातें निकाल रहे हैं? सलीम मलिक अपने ट्रांसक्रिप्ट का, अपने इल्जामात का जवाब दें, अपने आप को क्लियर करवाएं। वो एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आके पाकिस्तान के लिए किसी भी लेवल पे आके कोचिंग कर सकते हैं अगर उनका नाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि बड़े बासलाहियत और बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे। ये सब ना करें कि दूसरों के ऊपर कीचड़ में पत्थर फेंक के और कीचड़ उछालें। अपना दिफा करें, अपनी बात करें, दूसरों की बात ना करें, दूसरे अपना दिफा खुद ही करें। बिल्कुल, इससे इनका केस और वीक होता जा रहा है। और इससे पहले अताउर रहमान ने राशिद लतीफ़ साहब पर इल्ज़ामात लगाए, और आज सलीम मलिक साहब ने इल्ज़ामात लगाए, और यही सवालात उठाए जा रहे हैं। ये मुद्दा उठ रहा है कि 20 साल बाद सलीम मलिक को ये एहसास हुआ कि राशिद लतीफ़ साहब ने उनको धमकियाँ दी, और जो भी कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि ये बुलवाया जा रहा है या एक लॉबी काम कर रही है? वल्लाह मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। सलीम मलिक कोई 4 साल का या 5 साल का बच्चा तो नहीं है कि उसके पीछे लग के कोई ये कह दे कि आप ये बोले और आप वो बोले और आप वो बोले। वो बच्चा नहीं है। एक अच्छा माशाल्लाह 1963 की पैदाइश वाला, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे तकरीबन 56-57 साल के वो हैं। और वो अपना दिफा करें, जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएं कि उस ट्रांसक्रिप्ट में क्या था, क्या उसका जवाब दे सकते हैं, अपने आप को क्लियर करवाएं, दूसरों के ऊपर कीचड़ ना उछालें। राशिद लतीफ के साथ आज एक सानिया हुआ है, उनकी सास का आज इंतकाल हुआ है। यकीनन वो 1-2 दिन में जब इस सारी सदमे से बाहर निकलेंगे जरूर इसका जवाब देंगे। वो एक अच्छा और बाकिरदार आदमी है जिसने पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने अपना करियर दांव पे लगाया था मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाने पर। अपने दोस्तों को नाराज किया था, अपने लिए कई दुश्मन पैदा किए थे। तो वो इस तरह का आदमी नहीं है। अगर उसने ये सब कुछ, वो जब भी वो उसको टाइम मिलेगा इस सदमे से वो नबर्द आजमा होने के बाद सामने आएगा, वो यकीनन इन चीजों का जवाब देगा। वो इन चीजों पर यकीनन चुप नहीं रहेगा। बिल्कुल, एक बाकिरदार आदमी, जिस तरह आपने कहा, और दोस्तों की बात की, उनके तो एक दोस्त हमारे साथ भी सईद आज़ाद साहब यहाँ मौजूद हैं, शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सईद आज़ाद साहब, सोशल मीडिया पर ये भी बातें की जा रही हैं कि ये जो सलीम मलिक साहब ने आज बयान दिए, ये दानिश कनेरिया वाला एक मामला खड़ा किया है कि दानिश कनेरिया साहब मजहबी कार्ड खेलते थे, इन्होंने एक तासुबी कार्ड खेला है पंजाबी या मुहाजिर के हवाले से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सईद में, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि
शाहिद भाई ने जो बातें की, मैं समझता हूँ तो इसके बाद कोई बात करने का वो है नहीं। और सलीम मलिक को चाहिए कि अगर कोई ऐसा कोई अमल कर जाए जिससे उनको 15 साल जो उनका सजा हुई है या उन पे झूठ इल्जाम लगा है, जो भी लगा, वो बैठ के बात करें और इसको पॉजिटिव तरीके से उसको हल करें। और ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना या ऐसी बातें, तासुब की बातें करना, वो सेफ नहीं देती। सलीम मलिक की आप यकीन करें कि सलीम मलिक ने जो जब से ये वापस आने की कोशिश की है और इस किस्म की कंट्रोवर्सी में जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे ज्यादा अफसोस हो रहा है, इसलिए कि इतने अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर थे या उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ था, तो लोग उनको ज्यादा याद करते थे और ये कहते थे नहीं यार अब माफ कर देना चाहिए, बहुत बड़ी सजा है ये। मगर सलीम मलिक को ख्याल करना चाहिए और ऐसे इल्जाम से सब अब टाइम सबका गुजर गया है और सब समझदार हैं और जैसे शाहिद भाई ने बोला इसी तरह इसको हल करें। बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि दूसरों पर कीचड़ नहीं उछाली जाए, अपने जो आपका मामला है उस पर बात करें, उस पर जवाब दें और उसको क्लियर करने की कोशिश करें। शाहिद हाशमी साहब आज उन्होंने एक बार फिर ये बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे 10 से 15 मिनट बाहर रोका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काली भेड़ें मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक तरफ तो क्लियर होना चाह रहे हैं, जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात की भी निशानदेही कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में काली भेड़ें मौजूद हैं? जाहिर है वो दिल जला हुआ है उनका और उनके जो 15-20 साल का नुकसान हो गया उसके ऊपर वो जाहिर है बिटर होते हैं, कड़वे बयानात देते हैं। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहे थे जवाब देने के लिए तो वो लीगल डिपार्टमेंट को पहले से कह देते कि मैं इतने बजे आऊंगा, ताकि उनको इंतजार नहीं करवाया जाता। एक साबिक क्रिकेटर को ठीक है उनके ऊपर जो भी इल्जामात थे उनके ऊपर पाबंदी लगी है, उनको इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन बेहतर होता कि वो लीगल डिपार्टमेंट को फोन करके जाते कि मैं इतने बजे आऊंगा, ताकि लीगल डिपार्टमेंट उनकी एंट्री करवा देता और उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। इंतजार वाकई कठिन भी होता है और बिटर भी होता है, उससे जो इस तरह के बड़े क्रिकेटर होते हैं उनको थोड़ा नाराजगी का इजहार होता है। लेकिन यकीनन अगर वो बता के जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजाम भी करता है। ठीक है, अगर वो बता के जाते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इंतजार नहीं करवाता। आप समझते हैं कि उनका मामला जल्द क्लियर होगा या फिर और उलझेगा? मजीद उलझेगा, इसलिए कि सलीम मलिक बराह रास्त जवाब नहीं दे रहा है। जैसे उन्होंने 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका लेटर भी जारी किया था कि उन्होंने नजम सेठी के सामने जाके अपने वुकला के साथ एक स्टेटमेंट पे साइन किए थे जिसमें उन्होंने इकरार किया था कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो इसके ऊपर माफी मांगते हैं। बाद में सलीम मलिक ने कहा कि उन्होंने बगैर पढ़े इस लेटर पे साइन किया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जरा है वो कहते हैं कि 3 इंटेग्रिटी कमेटी की हियरिंग 3 या 4 हुई थी। जस्टिस जमशेद अली शाह इंटेग्रिटी कमेटी के चेयरमैन थे, उनके सामने सलीम मलिक अपने वुकला के साथ पेश हुए थे। उसके बाद ये लेटर ड्राफ्ट हुआ था और उन्होंने अपने वुकला की मौजूदगी में उसके ऊपर साइन किया था। अब इतना अर्सा गुजर गया, उसके बाद माफी मांगे, कौम से भी मांगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मांगे, आईसीसी से भी मांगे। लाइव बैन किसी भी कोर्ट में होल्ड नहीं करता। आप किसी को ताहयात पाबंद करके उसकी रोजी रोटी नहीं छीन सकते। ऐसा एथलीट्स के कई केसेस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सामना करना पड़ा जब उन्होंने ताहयात पाबंदी एथलीट्स के ऊपर लगाई थी। वो कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सके कि आप किसी को लाइव बैन नहीं कर सकते, उसकी रोजी रोटी। सलीम मलिक को क्रिकेट के अलावा और किसी चीज से कमाने का अगर तरीका नहीं आता तो वो क्रिकेट से ही कमाएंगे, कोचिंग में आएंगे और टीवी पे बैठ के माहिराना राय देंगे। बहुत सारे वो काम कर सकते हैं, हालांकि उनका अपना बिजनेस भी बड़ा अच्छा सेटअप है, वो अच्छे वेल्दी आदमी है। तो उनको चाहिए अपने मामलात को दुरुस्त करें। अब जितना मामला उनका खराब हो गया, जितना अरसा गुजर गया, वो जाहिर है वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो पाकिस्तान की चंद कामयाब तरीन बैट्समैनों में, चंद कामयाब तरीन कप्तानों में शामिल होते हैं। गलती हर शख्स से होती है। अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती का एतराफ करके अपनी जिंदगी को बेहतर करता है। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि प्लेयर तो काफ़ी बड़े थे, दुनिया मानती है सलीम मलिक को, और आपका ये भी पॉइंट है कि उनका मामला, इनका केस मज़ीद उलझेगा। शाहिद हाशमी साहब, ब्रेक से कबल कुछ हम उमर अकमल के हवाले से भी बात कर रहे थे, जो उनके खिलाफ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी सालसी अदालत में अपील दायर की है। तो इस मामले पर आप क्या देखते हैं? अब उमर अकमल को मतलब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही जजों ने उन पर पाबंदी की सज़ा लगाई, एक जज ने, दूसरे जज ने पाबंदी की सज़ा को कम किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आलमी सालसी अदालत में चला गया। देखिए, इस केस को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग
ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही ट्रिब्यूनल, वन मैन ट्रिब्यूनल था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही एडजुडिकेटर था। तो इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैर जानिबदाराना रवैया साबित होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर जानिबदार वन मैन ट्रिब्यूनल बनाया जिसने 3 साल की सजा दी। फिर एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं था उसको अपॉइंट किया, और उसने इससे ज्यादा और गैर जानिबदारानापन क्या होगा कि उस एडजुडिकेटर ने सजा 3 साल से कम करके 18 माह कर दी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ऐसे लोगों को कड़ी और करारे वाकई सजा मिले ताकि आइंदा दूसरे क्रिकेटर्स ऐसे जुर्म के मुर्तकिब ना हो। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा रहा है जहां 40-50 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। इसलिए जब उन्होंने एडजुडिकेटर का फैसला पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उमर अकमल के खिलाफ केस साबित हो गया, उमर अकमल के बयानात मुतज़ाद थे, इसलिए उनको सजा बिल्कुल दुरुस्त मिली है। लेकिन मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, एक यंग क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है, उसको हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी सजा आदी करता हूं। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन कोड है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हमदर्दी की बुनियाद पर किसी को छोड़ दिया जाए। शर्जील खान ने भी 2.5 साल सजा भुगती, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ ने भी 5-5 साल सजा भुगती। हमदर्दी की बुनियाद कोई कोड में नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का महंगा सौदा कर रहा है, और इस महंगे सौदे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब हुआ तो अच्छी खासी रकम उमर अकमल को भी देनी पड़ेगी। सही, ठीक है। शायद अस्मिता आपका पॉइंट आया उमर अकमल के हवाले से, और स्पॉट फिक्सिंग पर हमने कुछ बात की सलीम मलिक के हवाले से, उमर अकमल के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सेकंड टेस्ट मैच खेला गया, लेकिन मैच में जो कुछ हुआ वो सबके सामने था कि बारिशों ने खेल का मजाक किरकिरा किया, जिस पर साबिक कप्तानों ने, साबिक क्रिकेटर्स ने, क्रिकेट माहिरीन ने एक तनकीद का निशाना बनाया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वक़ार यूनिस साहब की, तो उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भी सवालात की बौछार हुई इस हवाले से कि ये जो फैसले हो रहे हैं इन पर आप क्या कहेंगे। खैर, उन्होंने ये बात कही कि ख़राब मौसम में मैच का मुकम्मल ना होना मायूसी है, और जाहिर सी बात है कि प्लेयर्स भी मायूस होते हैं। अगर पूरा मैच होता तो हमारे बॉलर्स मुश्किलात पैदा कर सकते थे। ये बात भी वक़ार यूनिस ने कल वीडियो लिंक के ज़रिए बात करते हुए कही, और उन्होंने कहा कि रिजवान ने मुश्किल कंडीशंस में दिलेराना इनिंग खेली, इस बात में कोई शक नहीं। दूसरा, मोहम्मद आमिर को तीसरा मैच खिलाने की कोई तजवीज़ अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि उनसे सवाल हुआ था मोहम्मद आमिर के हवाले से, और तीसरे टेस्ट में तब्दीली का इल्म नहीं है। कल ये बात भी उन्होंने कही, और फिर उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा तब्दीलियों के हक़ में नहीं हूँ। 6 दिन तक टेस्ट मैच जारी रखना लंबा हो जाएगा। मैं टेस्ट मैचेस डे नाइट खेलने की तजवीज़ की हिमायत करता हूँ। ये तमाम तर बातें कल वक़ार यूनिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई। तो सईद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद एजाज साहब, आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया है उस पर काफ़ी क्रिकेट माहिरीन तनकीद का निशाना करते हुए नज़र आए एम्पायर्स के फ़ैसलों पर, और फिर ख़राब रोशनी के बायस अब ये भी कहा जा रहा है कि ICC इस पर रोशनी डालेगी, इस पर एक बैठक बुलाएगी। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरीके का खेल हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच होना चाहिए? देखिए, ICC का जो ये 6 दिन का टेस्ट मैच का है, पहले तो ये सोच होनी चाहिए कि क्रिकेट जितनी टेम्परामेंट वाली गेम है, और उसके अलावा ये आपको ये बताऊं 4 डे और 5 डे क्रिकेट ये गेम नहीं है, ये एजुकेशन है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कैरेक्टर डेवलप करते हैं, और T20 जैसे गेम है उसमें आदमी हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, उसी टाइप के आप देखिए फीलिंग्स पैदा हो जाती है। अब जहां तक जहाँ पोजीशन है कि उसके लिए तो हमारी स्पेशली पाकिस्तान टीम तो पाकिस्तान इस वक्त लग ही नहीं रहा। ये पाकिस्तान टीम हमारी पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, इसलिए कि मैंने बाबर आजम के अलावा जो कोई ऐसा बैट्समैन लगा नहीं कि जो कि ग्रेट प्लेयर है या क्लास प्लेयर है। नहीं तो जिसने भी परफॉर्म किया, रिजवान बहुत अच्छा खेला, मगर वो बैटिंग ऑर्डर इतना इसका नीचे है इस नंबर। वैसे तो नो डाउट वो परफॉर्मर भी है, अच्छा प्लेयर है, गुड ऑलराउंडर है, मगर मेन चीज होती है ऊपर के बैट्समैन होती है। शान मसूद, अजहर अली और आबिद अली, इनमें वो क्लास नजर नहीं आई जो हमारे सुपरस्टारों में नजर आती थी, इंजमाम में नजर आती थी, अपने सईद अनवर में नजर आती थी, जो डोमिनेट दूसरी कंट्री में जाके लगते थे कि ये पाकिस्तान की टीम है। और जहां तक बात रही 6 दिन की, तो 6 दिन क्या 8 दिन भी रख लें, मगर ये सब फायदा जब ही हो सकता है जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अच्छा हो।
हमारी जो अभी लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है और जो इन्होंने नया जो डिपार्टमेंट को बाहर करके जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट कराई है, उससे तो मैं समझता हूँ कि 4 दिन की भी अभी हमारी क्रिकेट नहीं रही और ना कोई ऐसा प्लेयर पैदा हो रहा है, ना कोई ऐसी अप्रोच पैदा हो रही है जो कि स्पेशली पाकिस्तान की खेलने की ख्वाहिश हो और पाकिस्तान की इज्जत सब नेगेटिव अप्रोच से खेल रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से में खेल रहे हैं, सेल्फिश हुए में। ये पाकिस्तान को सबसे पहले स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का सही करना पड़ेगा, फिर जाके वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डोमेस्टिक को सही करना पड़ेगा, वहाँ टाइम देना पड़ेगा। अब दूसरे टेस्ट मैच का जो सारा मलबा था वो वक़ार यूनुस साहब ने मौसम पर रख दिया। पहला टेस्ट मैच में क्या हुआ था फिर सईद आज़ाद साहब, वहाँ तो मौसम सही था? देखिए मैं ना परफॉर्मेंस की बात करूंगा और ना मैं आपको मौसम की बात करूंगा, मैं बात करूंगा क्रिकेट नजर नहीं आ रही। आप शाद मसूद ने 100 जरूर किए, उसके अलावा आप उठा के देखें किस तरह के 100 किए हैं, 25 तो चांस ले लिए। इसी तरह आबिद को देख लें, आबिद ने, और ऐसा लगता नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज, आपने मुझे अगर एज ए क्रिकेटर या बिठाया है तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप बताएं। वो प्लेयर, अब जैसे सईद अनवर एक प्लेयर था, उसके साथ आमिर सुहेल था, दोनों की टेक्निक अच्छी थी, मगर सईद अनवर ने आमिर सुहेल को प्लेयर बना दिया। इसी तरह इंतजाम होता था, सलीम मलिक होता था, यूसुफ होता था, ये लोग ऐसा खेलते थे कि सामने वाला प्लेयर बनता था और बॉलर जितना भी बड़ा क्यों ना रहो दुनिया का, वो ऐसा लगता था कि हमारा प्लेयर अच्छा है, बॉलर कुछ नहीं है। अभी तो पोजीशन ये है कि ना कोई प्लानिंग नजर आ रही है किसी क्रिकेटर में। मुझे एक आज मैं आप ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्रिकेट देखने में जिसका मजा है वो अभी बाबर आजम का है, मगर वो कर नहीं सकता, इतने प्रेशर में खेलता है, उसके सामने वाला इतना शेकी खेल रहा होता है तो वो समझ में नहीं आता ये मैं कब अपना गेम शुरू करूँ। जब सामने वाला अच्छा ना खेल रहा हो और मेन प्लेयर सामने आगे, इसी के सामने बाबर आजम के सामने कोई ऐसा प्लेयर खड़ा हो उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, ये आउट नहीं होगा, वो अपनी डबल क्लास दिखाएगा। सही कह रहे हैं आप। और हमने देखा कि हमारे जो बैट्समैन हैं, कहा ही जाता है कि बुरा बॉल अगर मिले आपको टेस्ट क्रिकेट में, आप उसको पुश करें, पंच करें ताकि आप बॉलर्स पे हावी हों। इस तरह हमने देखा कि हमारे जो बल्लेबाज थे वो बुरे बॉल को भी छोड़ रहे थे, लीव कर रहे थे, तो इससे फिर बॉलर मजीद हावी होता है। तो ये हम किस एरा की क्रिकेट खेल रहे हैं? कल इमरान फरद साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो ये बात कर रहे हैं कि हम 25 साल पहले वाली क्रिकेट हमारी कौमी टीम खेल रही है। नहीं देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये क्रिकेट की एक बड़ी जिसे कहते हैं, अब आबिद अली देखें, आबिद अली कितनी क्रिकेट खेलेगा, उसको अपने फ्यूचर का डर है, वो क्लास नहीं दिखा सकता, वो सर्वाइवल के लिए खेल रहा है। जो सर्वाइवल के लिए खेलते हैं उनका टैलेंट बात नहीं आता। अब शान मसूद के बाद उसके पास नहीं है, वो चीज नहीं है, फिटनेस बहुत है, वो लकी प्लेयर है, उसके पास शॉट्स नहीं है शान मसूद का, ना फुटवर्क है उसका। अच्छा। आप स्टिल खड़ा रहता है, उसके बाद वो क्लास नहीं है कि जो सामने बॉलर्स के ऊपर हावी हो जाए, वो एक ही स्टाइल। इसी तरह आबिद अली जो है, आबिद अली नो डाउट की बहुत अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर है, इसलिए कि डोमेस्टिक प्लेयर का खौफ नहीं होता। अब ये आबिद अली जो हर फवाद आलम जैसे, अब वो हर डोमेस्टिक में रन करता है, इसलिए रन करता है, उसको पता है मैं 10 बार और खेल जाऊंगा। वो बिल्कुल, मैं इस पे फवाद आलम से भी, फवाद आलम के हवाले से भी आपसे बात करूंगा। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछेंगे कि शाहिद हाशमी साहब, कल टेस्ट मैच जब अख्ताम हुआ तो एक खबर ये भी सामने आई कि आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है उसने एक बैठक बुलाई है इस हवाले से, जो पिंक बॉल के हवाले से आ रहा है मामला और फिर डे नाइट टेस्ट मैच के हवाले से। तो आप बता सकते हैं कि कब हो सकती है ऐसी मीटिंग या ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही? नहीं, उम्मीद यही है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में वो मीटिंग होगी क्रिकेट कमेटी की, इसलिए कि टेस्ट मैचेस इस तरह बैड लाइट से मुतासिर होने वाले दुरुस्त नहीं है। टेस्ट क्रिकेट ऐसा लग रहा है जैसे जमाना कदीमी में चली गई है। अब तो टावर्स हैं, लाइट टावर्स हैं, जब लाइट टावर्स हैं और नेचुरल लाइट नहीं है तो फिर आप लाइट टावर्स में खेल सकते हैं। पिंक बॉल का एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप उसमें ये कर सकते हैं कि जब बैड लाइट हो उसमें आप थोड़ा सा वक्फा दें, फ्लड लाइट्स खोल दें और जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनको 10-15 मिनट दें कि वो नेट पे जाके पिंक बॉल से खेल लें ताकि उनकी आई साइट सेट हो जाए पिंक बॉल के ऊपर। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसके ऊपर गौर करेगी आईसीसी। लेकिन जिस तरह मजाक हुआ क्रिकेट से, एक टेस्ट मैच स्काई स्पोर्ट्स को 20 मिलियन पाउंड का पड़ रहा है। 20 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ी रकम है। अगर सिर्फ 134.3 ओवर्स 5 दिन में होंगे तो स्काई स्पोर्ट्स भी कंप्लेन करेगा और वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कंप्लेन करेंगे कि इतनी कम क्रिकेट हमें मिली है, हम किस तरह कमाएंगे। जाहिर है जब टीवी पे मैच चल रहा होता है तो इश्तिहार आते हैं, उन इश्तिहारों से टेलीविजन चैनल कमाता है और वही पैसे फिर वो क्रिकेट बोर्ड को देता है। तो जब इतनी कम क्रिकेट होगी तो स्काई को बड़ा लंबा लॉस होगा।
अंपायर्स ने 2-3 दफा ऐसा हुआ कि ना बैट्समैन जाना चाह रहे थे, ना बॉलिंग साइड जाना चाह रही थी, फिर भी उन्होंने मैच को डिले किया। लाइट मीटर का एक बेंचमार्क होता है, जब आप जा रहे होते हैं उस वक्त लाइट मीटर की जो रीडिंग होती है वो बेंचमार्क बन जाता है, उसको फिर आपने बार बार सेट करना होता है। तो अंपायरों से 2-3 दफा गलती हुई। जब उन्होंने चौथे दिन मैच 5 ओवर के बाद खत्म कर दिया तो उसके आधे घंटे बाद इतना तेज सूरज निकल आया कि आधे दिन का खेल और हो सकता था, लेकिन उन्होंने पहले ही मैच पूरे दिन के लिए अबैंडन कर दिया था। आखिरी दिन भी इतनी बारिश नहीं हुई और 3-4 घंटे वो ग्राउंड को सुखाने में और ग्राउंड को फ्री ऑफ डेंजर करने में उन्होंने लगा दिया, जो कि बहुत ज्यादा वक्त था। उसमें भी 15-20 ओवर निकल गए। तो स्काई स्पोर्ट्स यकीनन ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करेगा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी को इसका जल्द अज जल्द कोई हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, आईसीसी को इस मामले में सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईसीसी के हवाले से जो मीटिंग होने वाली है उस पर बातचीत हमने की कि क्या फैसले मुतवक्के हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ बात करेंगे कप्तान अजहर अली के हवाले से। टेस्ट टीम के हमारे कप्तान हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीरीज़ में, बल्कि अगर उनके लास्ट 10 मैचेस की मैं बात करूं तो उसमें भी उनका एवरेज कुछ अच्छा नहीं है एशिया के बाहर। अगर देखें, सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं, खुल के बात कर रहे हैं शो में और मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करने में। सईद आज़ाद साहब, क्या समझते हैं अजहर अली क्यों फेल हो रहे हैं बार बार? वो कप्तानी में डिसीजन भी वैसे नहीं ले पा रहे जैसे लेने चाहिए, और फिर उनकी इनफरादी कारकर्दगी की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी कम दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी इस कंट्री में सबसे बड़ी बैड लक ये है कि हमारे सीनियर प्लेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिससे उसको कॉन्फिडेंस आता है। अजहर अली नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर थे, और अब जिस टर्म और कंडीशन में उनको कप्तान बनाया गया, लाया गया, तो इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। और जहां तक रही कि मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड की सीरीज किसी बैट्समैन के लिए भी इतनी इजी नहीं होती किसी भी दौर में। विकेट कितनी ग्रासी हो या ना हो, वहाँ बॉल हमेशा मूव होता रहता है, और बॉल अच्छा करने वाले के लिए तो बहुत ही मुश्किल कंट्री है। पहले तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में अजहर अली अभी यहाँ पाकिस्तान में 4 जोड़ा मैच आपको पता है कि काफी टाइम से हुआ नहीं, और अजहर अली अभी स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर अच्छे हैं और अब उनको भी क्रिकेट को अब हमें दूसरा कप्तान भी देखना चाहिए। इसने के टाइम 80 मैच। आपको क्या लगता है अजहर अली का फ्यूचर? क्योंकि यहाँ तो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट का नया कप्तान तलाश कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बातें हो रही है। अजहर अली को मैं तो समझता कि ये तो इन्होंने ज्यादा चांस दे दिया। अजहर अली को खुद छोड़ देना चाहिए था, मगर कप्तान का जो ये इंटरेस्ट होता है और कप्तान की जो वो पाकिस्तान का वो भी स्पेशली कोई छोड़ता नहीं है, मगर अजहर अली क्योंकि रिफ्लेक्सेस वगैरह स्लो लग रहे हैं और कप्तानी में भी डिसीजन ऐसे हुए हैं, ऐसा लगा नहीं कि उनके अंदर कोई ऐसी विल पावर या कोई ऐसा जज्बा नजर आ रहा हो जो एक रिकॉर्ड करने वाले प्लेयर या बड़े ऊपर बड़े, जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मगर उनमें अब वो टाइम उनका पूरा हो गया, जहनी तौर पे उन्होंने मान ली है। शायद हो सकता है इस सीरीज के बाद वो क्रिकेट से खुद ही रिटायर हो जाए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि उनको पहले ही क्रिकेट से रिटायरमेंट या दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी? दूरी की हम बात करें क्रिकेट से, तो अभी कुछ दिन कबल भारत के मायनाज क्रिकेटर लेजेंड जिन्हें कहा जाए कप्तान कूल, तो MS धोनी ने क्रिकेट से दूरी इख्तियार की और उनका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा पूरी दुनिया में कि खामोशी के साथ उन्होंने क्रिकेट को खैराबाद कहा। और आप इस मामले पर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। देखिए, पहली चीज तो ये कि इंडिया ये धोनी की, स्पेशली धोनी की बात मैं करूंगा। धोनी जो अभी 2-3 साल ज्यादा कप खेला है, एज से ज्यादा खेला है, मगर वो खुद नहीं खेला, उनकी बोर्ड ने उनको खिलाया। देखिए, उसने उनसे उसकी कमिटमेंट हुई थी कि प्लेयर बना के दूंगा, टीम बना के दूंगा, और वो उसने वही किया।
वो प्लेयर भी देके चला गया, टीम भी सेट करके चला गया और इज्जत से चला गया। हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए। अब जैसे अजहर अली है, ये आया था, इसको पहले ही बोर्ड को या सिलेक्टरों को कहना चाहिए था, लास्ट सीरीज आपकी, आपने 2-3 प्लेयर निकालने और टीम को सेट करके एक ऐसा जाना है कि उसके बाद आप इसके यहाँ आके रिटायरमेंट दीजिएगा। मैं अपनी क्रिकेटिंग, मेरा एक्सपीरियंस है कि इसको इज्जत भी बहुत मिलती है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत होती है। बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे कितने बड़े बड़े प्लेयर हमारे यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ तो इस तरह से निकालते हैं जैसे उसने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, पाकिस्तान से दुश्मनी की है। हम लोग को बोर्ड उस पे सोचना चाहिए, जिसको रिटायर करना है उसको कम से कम इतना टाइम दे दें, उसको बता दें, इसका ब्रेन वॉश कर दें, इज्जत से उसको इज्जत से रिटायर करें। पाकिस्तान का कप्तान देखिए, आप ये समझते हैं कि ये कल्चर पाकिस्तान में भी राइज होना चाहिए कि क्रिकेटर्स को इज्जत दी जाए, प्लेयर्स को इज्जत दी जाए, उनको इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता नज़र आ रहा है। आज बाबर आजम ने भी बहुत अच्छा MS धोनी के बारे में लिखा और वो सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। साथ साथ बाबर आजम ने एक और संग मेल अबूर किया कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में रैंकिंग की अगर बात करें तो 5वें नंबर पर वो मौजूद हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं बाबर आजम। क्या कहेंगे, उनके फ्यूचर को कैसा देख रहे हैं कि सही हाथों में हैं बाबर आजम इस वक्त? मैं कहता हूं कि बाबर आजम अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर होगा, क्या दुनिया का प्लेयर होगा, मगर इसको फिर भी सपोर्ट चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए इसको किसी किस्म का कप्तान ना बनाए, ना किसी किस्म का प्रेशर दें। लेकिन अब बातें हो रही हैं कि इनको टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाया जाए। इससे पहले वसीम अकरम साहब ये बयान दे चुके हैं। देखिए, वसीम अकरम हो, फास्ट बॉलर वसीम अकरम हो या कोई भी हो, जब अपकमिंग प्लेयर दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनाने के लिए उसको कप्तान आप बना देंगे, 99% आप उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कप्तान करना इतना आसान नहीं होता, ये बता दूं आपको। लेकिन सर, हमने ये भी देखा विराट कोहली की अगर बात करें, तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी करते हैं। विलियमसन है, वो भी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं। या यहाँ का सिस्टम कुछ अजीब है? नहीं, ये ठीक है। तेंदुलकर ने तो नहीं की। लेकिन अब अगर मॉडर्न एरा की मैं बात आपसे करूं, इंडिया क्या, देखिए बात ये है कि अभी जैसे मैं आपको उसकी बात बताता हूँ, वो जब सेट हो गया पॉन्टिंग, फिर उसके बाद कप्तान बना ना, फिर बना कप्तान। अभी अकेला है, इसके साथ 2 प्लेयर और तैयार होने चाहिए, यंगस्टर जो कि 10-10 साल पाकिस्तान खेलें। फिर इसको, अभी तो हमारी पोजीशन ऐसी है कि अगर आप इसको कप्तान बना देंगे, ये अपनी भी परफॉर्मेंस खराब करेगा, टीम की भी। इतनी इसकी एज नहीं है, एक ही तरह से इसको लगे रहना चाहिए, परफॉर्मेंस दिया जाए इसको कॉन्फिडेंस। कप्तान को कोई भी हो, सीनियर कप्तान, इसको कॉन्फिडेंस दे और इसको ऊपर इसकी परफॉर्मेंस निकाले। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड है, हमारा सिस्टम फैसले करने में बहुत जल्दी करता है। ये बात माजी में भी हमें देखने को मिली और अब ये जिस किस्म के बयान आ रहे हैं कि नसीम शाह, वकार यूनिस हैं, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम अकरम है, इस तरीके का कल्चर नहीं होना चाहिए। सईद आजाद साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, टाइम हमारे पास कम है। शॉर्टकट ये कि सईद भाई आज प्रोग्राम में बड़ी खुशी की बात है, मॉडल कॉलोनी मलीर की ये जान है और ये वो शख्स आज आपने स्क्रीन पे बिठाया सामने हमारे टीवी पे कि मलीर से जितने भी क्रिकेटर निकले हैं, जोन 4 से पाकिस्तान क्रिकेटर भी, पाकिस्तान कप्तान भी, सब इनके हाथों से निकले हैं। और ये इस शख्स के बारे में मैं ये कहना मुझे पड़ रहा है कि मॉडल कॉलोनी के जो गरीब बच्चे हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आजाद एकेडमी में 50-60 बच्चा है जिन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फीस नहीं लेते और उन्हें ये प्रैक्टिस करवाते हैं अपने मतलब ये हमारे लिए, मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें पीसीबी में कोई ऊपर ओहदा दिया जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब। और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे क्रिकेटर्स की, ऐसी खिदमत करने वालों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ओहदा देना चाहिए। जाते जाते सईद भाई, आप अगर कुछ कहना चाहें तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से, कोई तब्दीली होनी चाहिए या आपको क्या फैसला नजर आ रहा है तीसरे टेस्ट मैच का? पहले मैं मोहसिन में दो बातें बोलूंगा। ये रियाज खान जो बच्चा है, और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले, मगर मैंने सोशल मीडिया में इनका मैंने देखा, इनको
राना एहसान वगैरह ने इनको गोल्ड मेडल दिलाया। मैं जी, चाहता जी। हूं कि इन जैसे बच्चे जो कि स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, पूरी कराची के लिए बोलता है, हर बच्चे के लिए बोलता है, ग्रास रूट पे बोलता है, और एहसान राना ने जो इनको गोल्ड मेडल दिलाया, ऐसे बड़ी जो मलीर की जो बड़े लोग हैं और नाम वाले लोग हैं, ऐसे ही हर शहर से, हर जगहों से ऊपर आए और ऐसे टैलेंटेड लड़कों को ऊपर लेके आए। और रियाज खान, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात बोली। और क्या मोहसिन, क्या पूछ रहे थे आप? तीसरे टेस्ट मैच के हवाले से मैं कह रहा था, टाइम मेरे पास कम है, अगर शॉर्ट कमेंट आप करना चाहें। तीसरा टेस्ट देखिए, मैं फिर वही वाली घूम फिर के बात करूंगा। हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि कर देंगे मगर मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। हाँ, अभी तक आपने देखा है दोनों फास्ट बॉलर ने, हमारा अब्बास बहुत अच्छी गेंद कर रहा है मगर उसकी बेस ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आप ये समझते हैं कि हमारे पास बल्लेबाजी में हमारी टीम जो है वो बहुत कमज़ोर है, और यकीनन आज का प्रोग्राम हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।